नमस्कार, आप सभी का संतोष जी इस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भारत की जलवायु पढ़ाया था, उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा की थी। अब उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में हम उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नहीं कहें सीधे, पहले तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति में हमने चर्चा कर ली थी शुरू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फिर उसके बाद हम लोग नीचे पर्वतीय क्षेत्र में चल रहे थे। फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पर्वतीय वनस्पति पर चल रहे थे, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, वनस्पति। अब हमें जो पर्वतीय वनस्पति पढ़ना है, पर्वतीय क्षेत्र की कैसी वनस्पति रहती है, तो हम इसको दो भाग में देखते हैं। एक तो है वनस्पति में हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय जो वनस्पति, हिमालय क्षेत्र के कैसे पर्वतीय वन है, हिमालय क्षेत्र। और दूसरा कौन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पर्वत जो है। अब हिमालय में हम चर्चा करते हैं तो हिमालय दो रूप में है, बताया था हमने। चित्र में ध्यान देख लीजिए, ये तो एक हिमालय का ये पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पे जो हिमालय है पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय है। यहाँ जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, पूर्वी क्षेत्र में हिमालय है। तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय, हिमालय के वन जो है इधर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय के वन। प्रश्न इनसे आता है, जो देखा जाए पश्चिमी हिमालय का विस्तार तो बहुत है, ये विस्तार अधिक है, इसका विस्तार अधिक है, विस्तार क्या है, अधिक है। लेकिन जो है इसकी ऊंचाई इतनी नहीं है। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई 3000 मीटर तक है, 3000 मीटर। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 4000 मीटर तक है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय से अधिक ऊंचा है, कम ऊंचा है? तो पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा है। अब बात आती है, इधर की जो वनस्पति है विरल है। कैसी है, विरल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लद्दाख क्षेत्र है ये जो है बहुत कम तापमान है। यहाँ क्या है, बहुत कम तापमान। तो कम तापमान है तो यहाँ पर क्या रहती है, वर्षा हो ही नहीं पाती है। यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा अधिक नहीं हो पाती। तो वाष्पीकरण कुछ होगा नहीं, तो बादल बनेंगे नहीं, तो वर्षा होना संभव नहीं है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो वनस्पति जब वर्षा कम है, जब बारिश कम हुई, रेन कम है, तो वनस्पति भी क्या होगी, कम ही होगी। वनस्पति तो वनस्पति विरल है, वनस्पति विरल है, वनस्पति विरल रूप से है, वनस्पति विरल रूप में। यहाँ पर जो है जंगल जो वन है बहुत सघन नहीं है। यहाँ पर क्या है, इधर का हिमालय जो है, यहाँ पर क्या है, दूसरी ओर ये हिमालय क्या भूमध्य रेखा नीचे जाती है, तो ये भूमध्य रेखा के कहीं ना कहीं पास है इस हिमालय की अपेक्षा। तो वो जलवायु भूमध्य रेखा वाली मिल जाती है, अधिक बारिश वाली, सदाबहार वन वाली। और दूसरा इसका कारण क्या है, यहाँ से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से क्या है, आर्द्र रहती है, वर्षा क्या होती है, आर्द्र मिलती है, वर्षा को आर्द्रता मिलती है। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जब बारिश ज़्यादा होगी तो वनस्पति भी ज़्यादा होगी। यहाँ क्या, वर्षा ज़्यादा तो वनस्पति भी ज़्यादा। तो यहाँ पर वनस्पति कैसी है, सघन है, सघन है। तो ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी पूर्वी हिमालय, एक बार प्रश्न आया था पूर्वी हिमालय पर बारिश पश्चिमी हिमालय
की अपेक्षा क्यों होती है अधिक, क्यों अधिक होती है? तो क्यों होती है, कारण क्या है? ये कहीं ना कहीं विषुवत रेखा के पास है, अक्षांशीय विषुवत रेखा के पास है, और दूसरा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र के भी पास है, तभी यहाँ वर्षा अधिक होती है। अब इसी में पूछी जाती हैं चीज़ें। तो पश्चिमी हिमालय, अब ऊंचाई के अनुसार जो 1000 मतलब 1 मीटर से 1000 मीटर तक, जो यहाँ तक 1000 मीटर तक कौन वृक्ष पाए जाते हैं? 1000 मीटर तक कौन वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ है, ओक है, चेस्टनट, ये वनस्पतियां हैं, लिख लेना है। जब हिमालय का जो क्षेत्र ऊंचाई वाला शुरू होता है तो उस ऊंचाई के क्षेत्र में तो पूरा हिमालय देख लिया जाए तो जो इस ऊंचाई तक की कौन सी वनस्पतियां पाई थी? ओक, चेस्टनट, चीड़ पाया जाता है। जो कभी कभी दर्शाता है हिमालय के गिरपत क्षेत्र में या हिमालय की 1000 से 1000 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र तक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ओक है, चेस्टनट, चीड़ है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। फिर 1000 से जो हम 3000 तक बढ़ेंगे, 1000 से 3000 तक, तो यहीं पर देवदार वृक्ष पाया जाता है। कौन पाया जाता है? देवदार वृक्ष पाया जाता है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर उगने वाला बहुत ही आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष देवदार पाया जाता है। तो ये प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर इनमें से कौन सा वृक्ष उगता है? एक प्रश्न आ चुका है इसमें। तो देवदार, सागौन, साल, महुआ, तो देवदार रहता है। किस ऊंचाई पर? 3000। आप ये बताइए, क्या यहाँ तक सबसे ऊंचाई पर जो है देवदार पाया जाएगा? बिल्कुल, तो 3000। और जो देवदार वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? इस वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो देवदार वृक्ष पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मिलता है, फिर जो हम इसके ऊपर चले जाएं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक, 4000 मीटर की ऊंचाई तक, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पे क्या अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कौन से वन? अल्पाइन। 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है अल्पाइन वृक्ष होते हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पाए गए मतलब जिनमें ऐसे इस तरीके के वन, जिसमें पेड़ ऐसे हो बिल्कुल शंकु के रूप में। अब देखिए, अब जो यहाँ पर हम देखते हैं हिमालय के दोनों चर्चा कर ली, कौन से वन किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, मैंग्रोव वन की चर्चा करते हैं। मैंग्रोव वन, तो हिमालय से ये रहता है। चीड़ जो होता है, जो देखा जाए भारत में पहले जब अंग्रेज नहीं थे तो बहुत अच्छा वन क्षेत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपना उपयोग सोचा कैसे भी दोहन करके अपना फायदा लें। तो उन्होंने जो पहले ओक वृक्ष लगता था हिमालय में, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसको कटवा दिया। तो वहाँ पर कौन? चीड़ का वृक्ष लगवाया। क्योंकि चीड़ जो है रेलवे में जो पटरी वगैरह बनती थी उसमें भी चीड़ का यूज़ किया जाता था, जो डिब्बे बनते थे उसमें चीड़ के पेड़ का यूज़ किया जाता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो इधर दार्जिलिंग क्षेत्र था, असम का क्षेत्र था, इधर जो नीचे क्षेत्र था कर्नाटक साइड में जो जंगल क्षेत्र था, तो उसको उन्होंने साफ करवा दिया, वहाँ पे वृक्षों को कटवा दिया, वहाँ चाय कॉफ़ी इस प्रकार के बागान लगवा दिए, रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, इस प्रकार का। फिर इस प्रकार से उन्होंने खूब आर्थिक रूप से दोहन किया वनों का, और अपनी इमारतें बनाने के लिए, अपने भवन बनाने के लिए, लकड़ियों का यूज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जंगल साफ करवाए। तो इस प्रकार इतिहास में भी देखें तो भारत के वनों को काफ़ी समाप्त किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं मैंग्रोव वन। वन बताया था, इसके बाद वाला टॉपिक था मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में क्या रहता है, इसको दलदली वन भी कह देते हैं, दलदली वन। ये कौन सा वन हो जाता है? ये ज्वारी वन होता है, ज्वारी वन या डेल्टाई वन कह देते हैं, डेल्टाई वन।
जो मैंग्रोव वन क्या है, जैसे ये भारत है, ये भारत है, ये भारत। तो देखते हैं यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, इस क्षेत्र में जो समुद्र किनारे में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा हमने बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी कौन बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है यहीं पर है, सुंदरवन के डेल्टा के पास। फिर यहाँ पर कुछ जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या रहता है, इस प्रकार के वृक्षनुमा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तूफान जो आता है, जब चक्रवात का तूफान आता है तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो तूफान को रोकती हैं। मैंग्रोव वन की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जो अब हर जगह अलग अलग नाम है मैंग्रोव वन में जो वृक्ष हैं। यहाँ पर जो मैंग्रोव सुंदरवन में मैंग्रोव पौधा है, मैंग्रोव टाइप का, उस पौधे को क्या कहते हैं, सुंदरी वन कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। उस पौधे को सुंदरी कहा जाता है, सुंदरी नाम का वृक्ष है। तभी जो डेल्टा क्षेत्र को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ये किस नदी के पास, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का ये डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरी वृक्ष है। ऐसे ही सबके अलग अलग नाम है मैंग्रोव वन में। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के पास मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन सबके नाम बता रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में मैंग्रोव वन क्या कहते हैं, अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी। कर्नाटक में कुडापुर कह देते हैं, जो मैंग्रोव वन क्षेत्र को कुडापुर कहा जाता है कर्नाटक में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तमिलनाडु में, केरल में क्या कह देते हैं, वेवनाथ, वहाँ झील है वेवनाथ कह देते हैं। फिर उसके बाद जो देखते हैं तमिलनाडु आ जाता है। यहाँ से तमिलनाडु को मैंग्रोव में क्या कहते हैं, फेमस स्थान पिचवरम और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तो उसी को नाम से पुलिकट कहते हैं। पुलिकट ये मैंग्रोव वन के नाम है, अपने अपने समुद्र के क्षेत्र में सब अपने अपने नाम रखे हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका क्षेत्र हमने बताया था, उसको भी मैंग्रोव वन का नाम है, भीतरकनिका क्षेत्र, ये भी मैंग्रोव वन का नाम वहाँ के। तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार जो भारत में पूरा देखा जाए 2019 की जो रिपोर्ट आई थी ISFR, एक जो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च की रिपोर्ट आई थी 2019 की, 21 में भी आई नहीं है, हर 2 साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है ये बहुत वैलिड मानी जाती है। इसमें मैंग्रोव वन कितना बताया गया है भारत का, 0.15%। भारत के कुल भाग पे 0.15% मैंग्रोव वन है। ये ISFR की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है कि अभी अगली रिपोर्ट आई नहीं है, तो इसी से सारी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न प्राकृतिक वनस्पति में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी पुराना डाटा जो है यही मान्य है। तो थोड़ी सी ISFR रिपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। इस पे प्रश्न मतलब हम जो चैप्टर पढ़ा है इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है। ISFR ये क्या है, ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। ये पहली बार प्रकाशित कब हुई थी, 1987 में। ये हर 2 साल बाद होती है। 1987 में पहली बार फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुई, पहली बार ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई। हर 2 साल बाद आती है। 2017 में आई थी, 2017 के बाद कब आई, 2017 में आई। 2017 के बाद 2019 में हम 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 2019 से पहले वाली सेशन की रिपोर्ट 2019 में। 2019 में जो रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट थी। ये कौन सी रिपोर्ट थी, 16वीं रिपोर्ट थी। इसमें क्या बताया गया, भारत में क्या इस रिपोर्ट में बताया गया, भारत में कुल वन क्षेत्र व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है,
24.56%। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावना है। प्राकृतिक वनस्पति पढ़ाया था, इसीलिए जो भारत में जो कुल वन क्षेत्र और वृक्ष जो भारत की भूमि को ढके हुए हैं वो कितने परसेंट हैं? 24.56%। जो 33% का लक्ष्य रखा जाता है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछला वाला हमारा किससे कम था? बढ़ा है। कितना बढ़ा ये 0.65% जो इसमें था उस समय भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितना वन क्षेत्र और कितना वृक्ष क्षेत्र है, तो उस समय इससे 0.65% कम था। इस बार 0.65% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 0.65% इंक्रीज हुआ है। अब देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जा रहा है? इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी 2019 में जो रिपोर्ट आई है, फर्स्ट पे सबसे ज्यादा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्र, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? वन क्षेत्र राज्य फर्स्ट पे कौन है? एमपी है, एमपी। सेकंड पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड पे छत्तीसगढ़। 3 तक याद रखने थे, कभी कोई ऑप्शन में पहला नहीं देता है छत्तीसगढ़। दूसरी ओर देखें, जब कहे कि उस राज्य के कुल क्षेत्रफल में सबसे अधिक परसेंट किस राज्य में वनों का है, बात समझिए। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो वन है वो कौन से राज्य? तो एमपी हो गए। लेकिन जैसे कुल क्षेत्रफल कहें, जिससे मान लीजिए मिजोरम का कुल क्षेत्रफल है, इसके 85% भाग पर क्या है? वन है। तो ऐसे देखा जाए मतलब कुल प्रतिशत के हिसाब से, कुल क्षेत्रफल अनुपात में, कुल क्षेत्रफल अनुपात में सबसे अधिक किसमें है? सबसे अधिक राज्य पहले नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप के पास जमीन है, क्षेत्रफल है, उसका 90.33% जिसके पास जो है वृक्ष का आच्छादन है, वन का आच्छादन है। फिर जो बचता है उसके बाद दूसरे पे कौन आता है? मिजोरम। जो राज्य दिया तो मिजोरम में रखेंगे, 85% है, 85% रखा। तो इस प्रकार अब कह देता है, कभी कभी प्रश्न इसमें आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक तीव्र गति से वन क्षेत्र किसमें बढ़ा? कर्नाटक में सबसे अधिक वृद्धि हुई, सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि किसमें हुई? कर्नाटक में। फिर सेकंड पे कौन है? सेकंड पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब अभी मैंग्रोव पढ़ाया, सबसे अधिक मैंग्रोव वन, सबसे अधिक मैंग्रोव वन, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब आर्द्र भूमि पर बहुत सारी चर्चा रहती है, क्योंकि ये हिसाब हो चुका है कि जो गांव में पहले पोखर तालाब वगैरह पड़े थे, जो कि वर्षा का जल लेते थे, संग्रहण करते थे, भूमि की नमी को बनाए रखते थे, शहर में बहुत सारे तालाब पड़े होते थे, आज उनको काट कर मकान बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो आर्द्र भूमि बची नहीं रही है। इसीलिए एक रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि बचाने के लिए विश्व स्तर पर, तो उसी के लिए आर्द्र भूमि पर भी काम चल रहा है। तो आर्द्र भूमि सबसे भारत में ज़्यादा किस राज्य में है? प्रश्न आ गया है, एक बार पूछा गया है इसमें, सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य, सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। जो कहे लवड़ी सबसे ज्यादा, लवड़ी भूमि किसके पास है? तो यूपी है। सबसे अधिक
लवड़ी मतलब सलाइन खारे टाइप की भूमि, सबसे अधिक लवड़ी भूमि, क्षारी कह सकते हो भूमि यूपी। तो इस प्रकार से प्रश्न रख दिए जाते हैं। इससे संबंधित हमने जो भी डाटा, जो जनरल डाटा था, इसका जो आर्थिक सर्वे जो इसका जो आया था फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आई थी, उस पर हमने बता दिया। अब इसको लॉन्च कौन करता है इस रिपोर्ट को? जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे है, एक विभाग है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे विभाग, वो लॉन्च करता है। लेकिन इसको लॉन्च ये एक किसकी बॉडी है? ये जो है मिनिस्ट्री है, किसकी मिनिस्ट्री है? एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फिर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक बॉडी है, वही ये रिपोर्ट लॉन्च करती है, हर 2 साल में आती है। तो इस रिपोर्ट में जो खास बातें थी वो भी मैंने जिक्र कर दिया। अब हम आज जो है अगला टॉपिक भारत की मिट्टी के बारे में बताना चाह रहे हैं। मिट्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, भारत की मिट्टी पढ़ रहे हैं। भारत की मिट्टी मतलब सॉइल। मिट्टी से तो सब लोग भली प्रकार परिचित होंगे। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले हीरे मोती, तो मेरे देश की मिट्टी। और मिट्टी के बारे में तो आप लोग जहाँ गांव जाए, जहाँ कहीं जाए, बचपन में सब लोग मिट्टी से खेले भी हैं। मिट्टी की एक अपनी अहमियत है। तो आखिर ऐसी कौन सा संसाधन, ऐसे कौन सा कारक है जिस पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती है, जो खाद्यान्न फसलें हैं वो उगती हैं। विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वह कारक उनके लिए भी उपयोगी है। और कौन सा कारक हो सकता है? वह कारक है मिट्टी की, मृदा। तो हम पढ़ते हैं मृदा क्या है, मृदा के बारे में, कहाँ भारत में मृदा है, कैसी मृदा है, उसका रासायनिक संगठन क्या है। जब परीक्षाओं पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब पे चर्चा इसमें करते हैं मृदा पे, क्योंकि देश की मिट्टी है तो कॉमन सी बात है, प्रश्न जरूर मिट्टी से एक या 2 प्रश्न रहते अक्सर हैं। तो भारत की मिट्टी देखते हैं। पहले तो मिट्टी का थोड़ा देखते हैं कैसे क्या मिट्टी होती है। पहले चट्टान जो है, जिसके 3 चट्टानें हैं, जैसे तो क्रोट हो गई, फिर मेंटल हो गई, फिर भूपरपट्टी हो गई। ये कौन सी? भूपरपट्टी जो कि आवरण होता है। ये सबसे बाहरी मतलब सबसे गहराई में ये है, फिर उससे ऊपर ये भूपरपट्टी सबसे ऊपर होती है। इसी के जो ऊपर सतह होती है, ये इसी के ऊपर जो सतह है, इसके ऊपर एक सतह, ये क्या है? यही मिट्टी है। ये क्या है? ये क्या है? मिट्टी है, यही सॉइल है, मृदा। इसके नीचे चट्टान है, समझिए। मिट्टी के नीचे कौन? भूपरपट्टी चट्टान। चट्टान के ठीक उसमें लेयर होती है, ये भूपरपट्टी लेयर है। तो ये कौन सी? ये मृदा है। अब मृदा में क्या है? मृदा को देखें, ये तो चट्टान हो गई, ये चट्टान हो गई। इसके ऊपर एक लेयर है, ये गा स्तर कहा गया है, इसे गा स्तर। फिर इसके ऊपर एक लेयर है, वो खा स्तर हो गया, खा स्तर। फिर इसके ऊपर एक लेयर है, वो गा स्तर। तो जो वृक्ष होता है वो इसकी जड़ें में तो क्या होती हैं? इसी स्तर में रहती हैं। यहीं से जैविक पदार्थ जो होता है, जैविक पदार्थ जो पौधे के लिए जैविक पदार्थ होता है, जो इसके लिए जीवन के लिए उपयोगी है, उस जैविक पदार्थ से, जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ, इसको यहीं से खनिज, पोषक तत्व व जल मिलता है, यहीं से जल मिलता है। और ये जो है ऊपर से कुछ, ये जो बीच का क्षेत्र होता है, ये खा उगा के ये संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें क्या? मिट्टी का अपक्षय होता रहता है, इसमें मिट्टी का कटाव होता रहता है। जो मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, वो ऊपर की ओर इसके खनिज का काम करती है, वरना बाकी मिट्टी चट्टान के रूप में नीचे क्या? सॉलिड रूप में नीचे चली जाती है। तो यहाँ अपक्षय क्रिया होती रहती है। प्रश्न क्या आता है? जो पौधे की जड़ें और पौधे जड़ से जो है जल कहाँ से लेता है? ये जैविक पदार्थ में जो पोषक तत्व व खनिज कहाँ मिलते हैं? वो का स्तर में मिलते हैं। ऐसे प्रश्न ऑप्शन आ जाए, का स्तर, खा स्तर, का स्तर, खा स्तर बना दे ऑप्शन में, तो का स्तर। फिर दूसरा बात, कौन सा ऐसा स्तर है जहाँ संक्रमण क्षेत्र होता है, अगर दोनों का मिला हुआ क्षेत्र, तो खा स्तर और गा स्तर में संक्रमण क्षेत्र। गा स्तर के नीचे कैसा है? चट्टानी रूप है। तो इस प्रकार मिट्टी में
प्रश्न हो सकते हैं। कहाँ पर मिट्टी है, ये भू प्रपट्टी की सतह पर है। लेकिन प्रश्न ज़्यादातर भारत के भूगोल से संबंधित रहते हैं, अगर भारत की उसमें कहीं ना कहीं एंट्री रहे। तो इस प्रकार देखते हैं, मृदा में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैज्ञानिकों ने बड़ा सर्च किया लेकिन सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। लेकिन भारत की जो संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टी उत्पत्ति, रंग, गठन, अवस्थिति, स्थान अवस्थिति के आधार पर के आधार पर 8 प्रकार की है, 8 प्रकार की। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, 8 प्रकार में। सीधी बात है, 8 प्रकार की है। अब देखिए इसमें से प्रश्न क्या रहता है, पहले प्रकार देखते हैं, जान लेते, लेकिन सारे प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं, उस पर विशेष चर्चा नहीं करनी है। जो मुख्य है उन्हीं पे विशेष चर्चा, उन पर प्रश्न घुमा के देते रहते हैं। तो पहली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी आती है, लैटराइट मिट्टी, फिर क्या जो होती है शुष्क मिट्टी, फिर लवण मिट्टी, फिर कौन सी मिट्टी, पीटमय मिट्टी, फिर कौन सी, वन मिट्टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा इंपॉर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी से प्रश्न आता है, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, ये 3 मिट्टी से बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में क्या है, जलोढ़ मिट्टी इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, जो हिमालय क्षेत्र था, हिमालय क्षेत्र से नदियां जो मैदान में आई वो अपने साथ अवसाद लेकर आई। फिर क्या हुआ, उधर जो नदियां समुद्र में गिर रही थी, तो समुद्र में गिरते समय डेल्टा बना, तो जो समुद्र का भी जो अवसाद है, नदियों का अवसाद, वो क्षेत्र था, उससे भी क्या हुआ, कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो प्रायद्वीप की विभिन्न नदियां हैं या घाटियां हैं, ब्रह्मपुत्र तो उत्तर पूर्व में हो गई, लेकिन इधर कौन सी, नर्मदा ताप्ती नदी प्रायद्वीप के पठार में ऊपरी क्षेत्र में, वो भी अपनी घाटी में किस मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है, नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद, समुद्र के अवसाद, कंकड़ है, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब मरे हुए जो उनके जो जीवाश्म है, उससे क्या होता है, उससे भी अवसाद, वही अवसाद होता है, उससे इसका मैदान बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी का। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। एक तो नदियों के द्वारा जो जमाव कर दिया गया अवसाद का, बहुत पुराना हो गया, वो एक हो गया, तो वो जो है उपजाऊ नहीं है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी हर साल बाढ़ आती है, अपना पानी का फैलाव होता है, उस नदी का फिर सिकुड़ जाती है, तो उस पानी के फैलाव में जो अवसाद और जो खनिज तत्व जो छोड़े गए हैं, वो क्या करते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो नई 2 प्रकार की आती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, व दूसरी कौन है,
नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? इसका ये क्या होता, पुराने अवसाद से हुआ। ये बाढ़ द्वारा लाया गया जो अवसाद था, तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, बांगर। बंजर मतलब पुरानी है, बांगर। इसका क्या नाम है, खादर। एक प्रश्न आ जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। या बाढ़ के मैदान से बनती है, बाढ़ के मैदान से। ये भारत का नक्शा, भारत का नक्शा जो भारत का नक्शा जो खींचे हैं, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, अब इसमें कहाँ पे है, कौन सी मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है। असम क्षेत्र, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है। और ये किनारे किनारे पूर्वी तटों के भी पास क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ है, यूपी, बिहार, मतलब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है। और कौन, वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल। और कहाँ पे, असम। और कहाँ पे है, ये पूर्वी तट, क्योंकि यहीं पे क्या बने हैं, यहाँ गोदावरी आई तो गोदावरी का डेल्टा, यहाँ कृष्णा आई तो कृष्णा का डेल्टा, तो यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है पूर्वी तट। अब आगे देखते हैं, इसमें अच्छा रासायनिक संरचना क्या होती है, कभी भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें जो है फास्फोरस से पहले पोटास, आयरन, लौह, ये सब तो पाए जाते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न आता है कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ की कमी होती है, कमी रहती है। साथ में कौन, फास्फोरस भी कम पाया जाता है, फास्फोरस की भी कमी रहती है, फास्फोरस। तो इस प्रकार कभी कभी आता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के अवसाद द्वारा किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। तो दूसरी बात जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आता है। ह्यूमस हमेशा दिखाता है कि जलोढ़ मिट्टी होता है, लेकिन रियल में जलोढ़ में क्या नहीं होता है, ये नहीं होता है, एलुवियल सॉइल है। ये जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। अब इसी में जलोढ़ मिट्टी में देखा है दोमट चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जलोढ़ी मिट्टी में सबसे जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊपन सबसे अधिक होता है। तो उसमें कुछ इस प्रकार कण होते हैं, पहले बालू कण होता है, सैंड होती है, सैंड मिट्टी होती है। फिर मृतिका होती है, बहुत छोटे महीन कण होते हैं, मृतिका कण, क्ले होता है। फिर सिल्ट होता है, दाल, बहुत मतलब पिसा हुआ, बिल्कुल पिसी हुई है, इसी में दाल, ये क्या होती है, सिल्ट। तो प्रश्न पूछा गया है सीक्वेंस, सबसे बड़ा कण सीक्वेंस पूछा गया, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कण किसका होता है, बालू कण का। फिर उससे मृतिका कण का, उससे छोटा। फिर उससे छोटा किसका होता है, गाद का। आकार क्या होता है इसका, 2 mm से कितना होता है, 0.06 mm। एक बार आकार भी पूछा गया है, ये क्या होता है, 0.06 mm से कितना, 0.002 mm तक। और इसका 0.002 mm से कम। मेन आकार याद रखना है इसका, बालू का, मगर ये सबसे बड़ा, फिर इससे ये सीक्वेंस। और एक बात रहती है कि कहते हैं जो एक प्रश्न रहता है कि जो बालू वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होगी, कम होगी। कॉमन सी बात है, जल धारण की क्षमता कम होगी, क्योंकि कण जो है बड़े बड़े होंगे तो उनमें जल है रिसाव होता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, तो सोख नहीं पाएगा और इकट्ठा नहीं रखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो जिस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं उनकी जल ग्रहण करने की, जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो ये इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्न हो गए।
अब जो है जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सी 3 ही 4 मिट्टी पढ़नी है हमें मुख्यतः। एक काली मिट्टी आती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसमें भी क्या है, चूने की मात्रा, चूने की है, लौह की है, किसकी मात्रा है, लौह की होगी, एल्युमिनियम की भी है, एल्युमिनियम की भी मात्रा, फास्फोरस भी है, फास्फोरस भी है। ये मात्रा इसमें है, ज़्यादा है, ये पाई जाती है। चूना भी पाया जाता है, लौह भी पाया जाता है, लेकिन पाया कौन नहीं जाता है, ये भले याद मत रखिएगा, लेकिन ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी, साथ साथ कौन सी चीज़ कमी है, ह्यूमस। ये प्रश्न बहुत बार आए हैं, इस तरीके के प्रश्न आए हैं कई बार। ह्यूमस, जैविक पदार्थ, पदार्थ। ये कहता है काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी में जैविक पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये कतई नहीं होती है प्रचुर मात्रा। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जो बेसाल्ट लावा निकला, ये लावा था, ये लावा निकला, ये जम गया, बेसाल्ट चट्टान के रूप में जमा, अपक्षय अपरदन की क्रिया हुई, छोटे छोटे कणों में टूट गया। इसी से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का। बेसाल्ट चट्टानों से, चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। अब बेसाल्ट चट्टान, ये कहाँ पर काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी कहाँ है, ये दक्कन के मेन क्षेत्र में है। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, ये कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश में भी है, और उसके ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो मुख्यतः है गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी कुछ क्षेत्र में है काली मिट्टी, तो एमपी में भी है। तो ये काली मिट्टी हो गई। ये किस लिए उपयोगी है, ये कपास की खेती के लिए उपयोगी है, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है, कपास की खेती के लिए उपयोगी है। अब काली मिट्टी के नाम पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। फिर इसे ट्रॉपिकल चरनोजम, या देख लीजिए ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहते हैं, चरनोजम याद रखना है, एक प्रश्न आ चुका है, चरनोजम। इस मृदा को चरनोजम मृदा कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। अब काली मिट्टी का जो है कैसा गुणधर्म है, क्या है काली मिट्टी, जब बरसात होती है तो काली मिट्टी क्या होती है, चिकनी हो जाती है, बहुत मतलब मुलायम हो जाती है और फूल जाती है, चिपचिपी और फूल जाती है। जब शुष्क ऋतु आती है, मतलब शीत ऋतु आती है, बढ़ती है, वर्षा समाप्त हो जाती है, तो ये मिट्टी क्या होती है, सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, एकदम शुष्क हो जाती है मिट्टी भी। तो इसमें बीच में बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस पर भी जुताई हुई है, इस पर खेती करने के लिए जुताई की गई है। इसीलिए इस मिट्टी को एक नया नाम दिया जाता है, स्वतः जुताई की मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी। इससे प्रश्न बहुत आते हैं, यही सब प्रश्न हैं। स्वतः जुताई की मिट्टी, काली मिट्टी में कौन सी फसल है, किसमें इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ये सब चीज़ों पर प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। फिर उसके बाद एक मिट्टी और इम्पॉर्टेंट बचती है, फिर उसके बाद मिट्टी में कोई इतने प्रश्न नहीं मिट्टियों से आए हैं। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या असल में है, लेटराइट लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द कौन, लेटर, लेटर का मतलब ईंट होता है, मतलब ईंट। तो इससे बनी लेटराइट मिट्टी, जिसका रंग क्या होता है, लाल रंग की होती है, लाल रंग की। लाल रंग किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण। फिर इसमें कौन सा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। किसकी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। ह्यूमस भी इसमें नहीं होता, इसमें भी ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस की कमी है। इस प्रकार चूने की भी इसमें कमी रहती है, चूने की भी कमी है। तो ये इसका रासायनिक गुणधर्म हो गया। और लेटराइट मिट्टी में क्या है,
लैटराइट मिट्टी जब बारिश होती है तो बहुत मुलायम हो जाती है, और जब बारिश के बाद सूखती है तो बहुत सॉलिड ईंट जैसे होता है, इसको लैटराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में क्या होता है, कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ इस मिट्टी का निर्माण होता है। जब बारिश बहुत अधिक होती है तो मिट्टी की एक ऊपरी परत होती है वह निश्चालित हो जाती है, मतलब वह बह जाती है, जो बहने के बाद मिट्टी बचती है वही लैटराइट मिट्टी होती है। तो इस मिट्टी का निर्माण पूछा जाता है निश्चालन से निर्मित मिट्टी है, निश्चालन से निर्मित मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण निश्चालन से हुआ है। निश्चालन का मतलब वही बहाव, जो पानी का बहाव, उसी से। तो किसका हुआ, लैटराइट मिट्टी, निश्चालन से मिट्टी का निर्माण हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ। अब कॉमन सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं ये मिट्टी पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, ये पश्चिमी घाट है, बहुत अधिक बारिश होती है तो मालाबार तट में सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहीं केरल है वहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु है वहाँ पाई जाती है। इधर जो है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, मेघालय असम क्षेत्र में होती है, तो वहाँ भी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो कहने का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक मिट्टी लैटराइट, सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी से अधिक लैटराइट मिट्टी क्षेत्र, लैटराइट मिट्टी केरल में मालाबार तट, जब चार तट देते तो मालाबार तट, केरल में मालाबार तट। और ये पाई कहाँ आती है, मेघालय में भी पाई जाती है, मेघालय क्षेत्र है, मेघालय हो गया, असम क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है। और ये किस फसल के लिए उपयोगी है, प्रश्न पूछा चुका है। इस फसल लैटराइट मिट्टी में सबसे उपयोगी रूप से बढ़ती है, उगती है, कौन सी फसल है, काजू के वृक्ष जो होते हैं, काजू के वृक्ष के लिए सबसे लाभकारी, सबसे उपयोगी मृदा है, उपयोगी मृदा है लैटराइट मिट्टी। अब उसके बाद दो चीज़ें देख लेते हैं। एक होती है, बस प्रश्न कभी कभी आता है, अम्लीय मिट्टी और एक क्षारीय मिट्टी। तो अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है। क्या मिलाएंगे, प्रश्न आता है, किसी अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। जो लवड़ी मिट्टी होती है उसको क्षारीय मिट्टी प्रकार, लवड़ी मिट्टी क्षारीय प्रकार की होती है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, क्षारीयपन दूर करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, मिलाते हैं क्योंकि अम्लीय में चूना की कमी है तो चूना मिलाते हैं, क्षारीय में जिप्सम मिला देते हैं कमी होने के कारण। और एक बात, जो मिट्टी की अम्लीयता कितनी होनी चाहिए, मिट्टी का जो पीएच मान है, मिट्टी का पीएच मान, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 पीएच के बीच होना चाहिए, 6 से 7 पीएच होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, तभी बता दें। क्या था, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ये पीएच जानते हैं, पीएच इसके जो 6, 7 है, 7 पे रहेगा पीएच तो उदासीन, ना अम्लीय, न क्षारीय। लेकिन 7 से उधर बढ़ेंगे अंदर की ओर, 7 से पीछे जाएंगे 6, 5, 4 तो अम्लीयता है, ये अम्लीयता है, अम्लीयता। और जब 8, 9, 10 ऐसे बढ़ेंगे तो ये क्या है, क्षारीयता है। लेकिन जो सबसे सही मिट्टी की पीएच मान माना गया है वो 6 से 7 माना गया है, 6 से 7 पीएच। आज हम लोगों ने भारत की मिट्टी पढ़ ली, उसी में लगभग जो वन मिट्टी थी उसी में ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, चूना, क्षारीय और जिप्सम वाला तो हमने बता दिया। यहीं पर मेन 3 मिट्टी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। हम लोगों ने आज इन सब पर चर्चा विस्तृत रूप से कर ली है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं उस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात की। लेकिन ऐसे तो मिट्टी में जब वर्ड की पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार की मिट्टी है, चरनोबिल है, पूरा हम लोग कटिबंध के हिसाब से मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन भारत का भूगोल है, प्रश्न इस मिट्टी क्षेत्र से अधिक पूछे जाते हैं। मैं आप सभी से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।